हेलो क्लास, नमस्ते, गुड इवनिंग। वाइब्रेंट परिवार के डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट ई लर्निंग पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए इसमें अपन टेस्ट एचडी 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन में, तो उसका सॉल्यूशन दोबारा देखें, ठीक है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन भी आपको लग रहा है कि जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसका सॉल्यूशन भी देखिए, क्योंकि अपन अप्रोक्सीमेशन वगैरह से टाइम का भी ध्यान रखते हैं कि कैसे अपन एग्जाम टाइम में कैलकुलेशन वगैरह का ध्यान रखते हुए टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यदि अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ एन जो कि 6 और 7 के मध्य स्थित है और जहां एन एक पूर्णांक है, तो एन के कितने मान हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक दे रखा है कि क्यूब रूट ऑफ एन आपको दे रखा है कि 6 और 7 के बीच में है, तो एन की वैल्यू क्या किन के बीच में वेरी करेगी वह आपको बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है कि एन की वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ एन की वैल्यू आपको दे रखी है। क्यूब रूट ऑफ एन की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लिया कि वो पी है, यानी 6 और 7 के बीच में है। इसका मतलब क्या है, वो पी मान लिया अपन ने, ठीक है ना। यहां से तो इसका मतलब यहां से एन की जो वैल्यू होगी किन के बीच में वेरी करेगी, एन की वैल्यू जो होगी वो किन के बीच में वेरी करेगी, एन करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो यहां कितना हो जाएगा, पी क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एन की वैल्यू पी क्यूब के इक्वल होगी, ठीक है ना। अब आपको दे रखा है कि क्यूब रूट ऑफ एन की वैल्यू, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ एन की वैल्यू किसके बराबर है, पी है, और पी की वैल्यू आपको किन के बीच में दे रखी है, 6 से 7 के बीच में दे रखी है। तो इसका मतलब यहां से एन की वैल्यू किन के बीच में हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी, पी की वैल्यू यदि 6 होगी तो उस कंडीशन में एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, P1 मान लिया 6 की वैल्यू को, P1 क्यूब से तो क्या होगी, बड़ी होगी एन की वैल्यू, और किससे छोटी होगी, 7 के, यानी P2 क्यूब, यानी जिसको अपन 7 लेके चल रहे हैं, P2 क्यूब यानी इसके बीच में वेरी करेगी, ठीक है ना। अब P की वैल्यू 6 और 7 मिनिमम पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6 का क्यूब, N बीच में वेरी करेगा किनके, 7 के क्यूब के बीच में। इसका मतलब n की जो वैल्यू हो किनके बीच में वेरी करेगी, 6 और 7 के क्यूब के बीच में वेरी करेगी, ठीक है ना। 6 और 7 के क्यूब के बीच में वेरी करने का मतलब क्या हो गया कि 6 का क्यूब कितना हो गया, 216, ठीक है, n, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा 343। n की वैल्यू इन दोनों के बीच में वेरी करेगी, ठीक है ना। अब यहां से निकाल लीजिए कि कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो 343 में से 216 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी अपने पास, 7, 2, ठीक है, 2 और 1, ये कितना बच जाएगा, 1, 127। 127 तब होगा जब दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। आपको दे रखा है कि दोनों ही वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितनी वैल्यू बच जाएगी अपने पास, 126 वैल्यू बच जाएगी। इसका मतलब एन क्यूब के बीच में कितनी वैल्यू ऐसी कितनी वैल्यू है, एन की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, 6 और 7 के बीच में 126 वैल्यू ऐसी है जो एन क्यूब रूट ऑफ एन 6 और 7 के बीच में रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 19, 25 और 22 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिक सटीकता से y के संभावित मान को देगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आपको दे रखा है, मान लिया कि कोई एक ट्रेंगल है, इसमें ए, बी और सी 3 साइड्स आपको दे रखी है। तो उस कंडीशन में उनके जो बीच की जो साइड है, नहीं एक साइड का रिलेशन निकालने का तरीका क्या है कि मान लिया कि थर्ड साइड सी निकालें, तो सी की जो वैल्यू होगी वो ए प्लस यानी ए माइनस बी की पॉजिटिव वैल्यू, ये तो बराबर या फिर इसके इक्वल होगी, और इससे छोटी होगी किससे, इनके बीच किससे, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से, ठीक है ना। इनके बीच में वेरी करती है। कोई भी ट्रायंगल की जो 2 साइड है, यानी सबसे बड़ी भुजा है, वो अन्य दो भुजाओं के डिफरेंस और उनके सम के बीच में वेरी करती है, ठीक है ना। तीसरी वैल्यू है, किसी भी ट्रायंगल की थर्ड साइड है, या फिर ऐसे मान लो कि किसी भी ट्रायंगल की जो एक साइड है वो अन्य 2 भुजाओं के डिफरेंस और उनके योग के बीच में वेरी करती है, उनके डिफरेंस और उनके योग के बीच में वेरी करती है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब यहां से देखिए 2 वैल्यू आपको दे रखी है, 19 और 24, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू आपको 19 ये वाली दे रखी है, ये वाली आपको 24, 24 ये दे रखी है, आपको थर्ड साइड निकालनी है। तो इसका मतलब कि इनके बीच में वेरी करेगी इन दोनों के डिफरेंस, 24 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 6 के बीच में वेरी करेगी, और इसमें इंक्लूड नहीं होता ये, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसमें इंक्लूड नहीं रहता।
ठीक है, इंक्लूड ही रहेगा इसमें, ठीक है ना, दोनों कंडीशन में इंक्लूड रहता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ए और बी के, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा 19 माइनस 6, 19 माइनस 24 माइनस 19 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सी की वैल्यू, और 19 24 प्लस 19 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो जो सी की वैल्यू है थर्ड साइड है उसकी वैल्यू 6 और 24 के बीच में रहेगी, वाई की साइड है, सी को अपन ने क्या माना है वाई माना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर माइनस एस का होल क्यूब प्लस एस माइनस टी का होल क्यूब प्लस टी माइनस आर का होल क्यूब अपॉन 6 आर माइनस एस, एस माइनस टी और टी माइनस आर है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको ए मान के चलो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, तो अपने पास क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। और इन तीनों का यदि अपन सम करेंगे तो देखिए आर माइनस एस, एस माइनस टी और टी माइनस आर, इनकी वैल्यू यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। इन तीनों को यदि अपन ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो अपने पास रिलेशन होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू ए बी सी होगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे अपन, ठीक है। और 3 ए बी सी का मतलब क्या हो गया 3 इंटू आर माइनस एस, एस माइनस टी और टी माइनस आर, ठीक है। अपॉन क्या चल रहा है अपने पास 6 इंटू आर माइनस एस, एस माइनस टी और टी माइनस आर, ठीक है ना। तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/2 बच जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो किस्म के चावल है जिसमें एक किस्म का चावल है उसको तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, दूसरा टाइप का जो चावल है उसको 120 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे। विक्रेता ने दोनों किस्मों को मिलाकर उसने 121 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया और 10% का लाभ कमाया। मिश्रण में किस्म ए और किस्म 2 के चावल का अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये पहले टाइप का है, ये दूसरे टाइप का चावल है। पहले टाइप का जो चावल है उसको 100 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच रहा है वो, ठीक है। दूसरे टाइप का उसको 120 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि जो मिक्सचर बन रहा है उसका सीपी कितना होगा। ध्यान से देखिए, आपको यहां से दे रखा है कि दोनों किस्मों को मिलाकर 121 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है वो, ठीक है ना। यहां सॉरी खरीद रहा है वो, ये सीपी का रेशियो दे रखा है। और यहां आपको किसका दे रखा है, ये आपको एक एसपी की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से सीपी की वैल्यू निकालिए। आपको दे रखा है कि 121 रुपए में प्रति किलो के दाम से यदि बेचता है तो उस कंडीशन में उसको 10% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब 10% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या हो गया कि 10 की चीज को कितने में सेल कर दिया उसने, 11 रुपए में सेल कर दिया। ये सीपी है और ये एसपी है। एसपी की वैल्यू आपको 121 रुपए दे रखी है, इसका मतलब कितने गुना हो रहा है 11 गुना हो रहा है। यहां से कितना हो जाएगा 110। इसका मतलब मिक्सर का जो सीपी है वो कितना आ गया अपने पास, मिक्सर का सीपी हो गया 110 रुपए। अपन एलिगेशन सेम चीजों पर लगा सकते हैं। यहां यदि सीपी लिया है तो जो मिक्सर का जो बीच में जो आएगा वो भी क्या आएगा, बीच में सीपी ही आएगा, एसपी को अपन पुट नहीं कर सकते। ये पहले चावल का सीपी है, ये दूसरे चावल का सीपी है, और बीच में जो मिक्सर का सीपी है वो अपन ने वहां से निकाल लिया, एसपी नहीं लगा सकते बीच में। ये कितना आ गया 110 रुपए आ गया, ठीक है ना। तो यहां से एलिगेशन लगा दिया तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 110 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहां से कितना हो जाएगा 100 माइनस 110 कितना हो जाएगा, ये भी 10। तो एक रेशियो एक के हिसाब से इसको क्या करने का, क्या करना पड़ेगा अपने को, मिक्स करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहां से साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, ठीक है ना। ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां से भी देखिए प्लस 2 इंटू साइन थीटा साइन कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर भी क्या बचेगा 2 ही बचेगा ओनली, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहां से हो जाएगा प्लस यहां से ये साइन थीटा प्लस ये कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा मिलकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहां से आगे टर्म देखिए किसमें दे रखी है आपको, कोसेक और सेक में नहीं दे रखी, आपको टर्म दे रखी है टेन और कोट में दे रखी है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या कर सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस
यहां से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमें पता है कि सेक को टेन और कोट में, सॉरी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोसेक को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां से ऐड कर लीजिए जो भी वैल्यू आ रही है, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, आपको इतना बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर ओपन करना है और वहां से जो भी टर्म एक दूसरे से बन रही है उसको बना लीजिए। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए, एक गोले और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात याद कीजिए कितना होगा। ठीक है ना, देखिए गोले और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान दे रखा आपको, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। यहां से करेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, तो यहां से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से ए स्क्वायर की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी अपनी, 3/2 पाई हो जाएगी, 3/2 पाई हो जाएगी। ठीक है ना, यहां से देखिए, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर अपॉन ए की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, आर अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी √3/√2 पाई। ये अपन ने यहां से आर से ए की वैल्यू निकाल ली, आर से ए का रेशियो निकाल लिया, रेडियस से जो क्यूब की जो साइड है उसका रेशियो निकाल लिया अपन। हमें पूछा क्या गया कि गोले के आयतन और घन के आयतन का रेशियो निकालना, आपको कितना होगा, तो जो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्यूब का हो जाएगा, स्पेयर का हो जाएगा, और क्यूब का कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, वो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख दिया। ठीक है, पाई की वैल्यू पाई रहने दी अपन ने, इंटू आर क्यूब की वैल्यू वहां से कितनी लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्यूब करते ही कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा यहां से, इंटू ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई, तो बाहर आ जाएगा, और अंदर अंडर के अंदर क्या बचेगा, एक 2 पाई बच जाएगा, क्योंकि पावर 3/2 है, तो एक 2 पाई बाहर आ जाए, एक अंदर बचेगा। यहां से देखिए √3 था, तो एक एक 3 बाहर आ गया, √3 रह गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, बचा क्या, ओ √3 अपॉन √पाई, √2 पाई लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है, इस √2 ऊपर वाले 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और ये क्या चल रहा है, √3 चल रहा है। ठीक है ना, इस ऊपर वाले 2 को अपन ने क्या कर लिया, √2 इंटू √2 लिख दिया, ये √3 चल रहा है, ये डिवाइड में कितना चल रहा है, √2 इंटू √पाई, इसको अलग अलग लिख दिया आपने, √2 पाई को क्या, √2 पाई को क्या लिख दिया आपने, √2 इंटू √पाई लिख दिया, √2 से √2 कैंसिल। अब देखिए यहां से √2 प्लस √3 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6, और डिवाइड में कितना बच जाएगा, पाई बच जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, √6 अपॉन पाई, √पाई के कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, पहले क्या किया अपन ने, आर से ए का रेशियो निकाला, वो आर से ए का जो रेशियो वो इसके अंदर पुट कर दिया, और यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन की, वहां से अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 6 अंकों की एक संख्या 11p9q4 24 से डिविजिबल है, तो p इंटू क्यू के मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, नंबर आपको दे रखा है, संख्या दे रखी है 11p9q और 4। ठीक है, ये 24 से डिविजिबल दे रखी है, और 24 के फैक्टर को प्राइम नंबर होने चाहिए, इस तरह से फैक्टर करनी है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 और 3 के पैर हो जाएंगे, 8 और 3। अब आप इनका डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना है, 8 और 3 का, तो पहले 8 का लगा के देखते हैं, तो ये क्या है यहाँ पे 9, ये आ गया q और ये 4, इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो q की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। 8 को पहले 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पे फिर q आ जाएगा, और फिर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ यदि 0 पुट करेंगे तो 104 है, 104 बन गया, और 8 को 104 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को ये 8 एक बार चला जाएगा, फिर 2 8 या 24 पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब q की जो वैल्यू है क्या क्या हो सकती है, q की वैल्यू 0 रख सकते हैं। अब जो आगे वाला जो नंबर आएगा वो 8 ऐड करने पे ही आएगा। ठीक है ना, 8 से पहले कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो 0 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 के बाद वापिस नहीं आएगा। ठीक है ना, कोई भी, तो 0 और 8 दो नंबर हो जाएंगे, इसमें q की वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, फिर अपन क्या करेंगे, यहां से p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, p का 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, हमें पता है कि p
3 का डिविजिबल टूल क्या होता है कि डिजिट्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब 9 तो यहाँ है डिविजिबल, 4 और 2 6 ये भी है। इसका मतलब क्यू की वैल्यू होती है 0 पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो पी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 रखेंगे तो यहाँ 3 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। ये 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 भी हो सकती है आगे, ठीक है, 0 रखने पर 0 भी हो सकती है, ये पॉसिबल हो सकती है वैल्यू। दूसरे यदि अपने 8 पुट किया तो उस कंडीशन में ये तो पूरा पूरा डिविजिबल 8 यदि पुट करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर की पूर्ति करने के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। फिर कितना हो सकता है, 2 रखने पर 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 3 4 और 2 6 4 पुट कर सकते हैं, 4 और 2 6 बन जाएगा, जहाँ 4 भी पुट कर सकते हैं। फिर इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, 7 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। हर एक में देखिए 3 3 के गैप में आ रहा है। फिर आगे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 0 पे नहीं हो रहा सेटिस्फाई। तो यही 3 नंबर इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। अब आपको पूछा क्या कि ये नंबर यही पॉसिबल हो सकते हैं पी और क्यू के, ठीक है ना। पी के तो ये और ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। यदि 0 होगा तो इस कंडीशन में ये होगी, यदि 8 लेंगे क्यू की वैल्यू तो पी की वैल्यू ये हो सकती है। अब हमें पूछा क्या गया, यदि वैल्यू पूछता तो ये हो जाती, लेकिन हमें पूछा क्या गया कि मैक्सिमम इनका प्रोडक्ट कितना हो सकता है। मैक्सिमम प्रोडक्ट देखिए 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही बन जाएगा। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू पॉसिबल तो नहीं हो सकती, ये वाला कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। 8 से देखेंगे, 8 से मैक्सिमम प्रोडक्ट किसका बन रहा है, इन दोनों का बन रहा है, 8 और 7 का। और 8 और 7 का मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 8 × 7 56 बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी से 8 × 1 8 हो रहा है, 8 × 4 32 हो रहा है, तो ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 8 × 7 56, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 वर्ग जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के बराबर है, केंद्र के रूप में एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के साथ खींचे गए हैं। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर के बराबर है तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जो वृत्तों के त्रिज्यखंडों द्वारा कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये 3 सर्किल है, इनके सेंटर्स को ऐड किया गया। हर एक की रेडियस कितनी दे रखी है आपको, हर एक की रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में ये स्क्वायर बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी साइड कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। बाहर से टच कर रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर यहां से हो जाएगी। इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर आपको दे ही रखी है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है कि त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जो वृत्तों के त्रिज्यखंडों द्वारा कवर नहीं किया गया है। वृत्तों के त्रिज्यखंड के द्वारा कवर नहीं किया गया त्रिभुज के उस भाग का, यानी ये वाला जो पोर्शन है उसका एरिया आपको निकालना है। ये वाला जो पोर्शन है उसका एरिया आपको निकालना है यहां से, ठीक है। बीच वाले का एरिया निकालना है इसका, ठीक है ना। वो कैसे निकाल सकते हैं कि पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। मान लिया ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। एरिया क्या होगा, पहले तो अपन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अपन ने क्या किया, ये 3 त्रिज्यखंड है, 60 60 60 के 3 त्रिज्यखंड बन जाएंगे। तो इन 3 त्रिज्यखंड का एरिया अपन क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस माइनस करेंगे तो 3 × πr², थीटा कितना है 60 डिग्री है हर एक एंगल, और अपॉन 360 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। तो यहां से 360 से कितना हो जाएगा, 6 × 18 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से एरिया, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 × साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, माइनस ये हो जाएगा पाई × r² कितना है, रेडियस कितनी है 4 है तो 4 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना। ये देखिए 2 से करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 16, ब्रैकेट में बचेगा √3 - π/2। ये वाला ऑप्शन बन रहेगा कहीं पे 16 × ये वाला नहीं बना, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 1/2 एलसीएम लेंगे तो ये 16/2 बाहर आ जाएगा तो 8 बच जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 2√3 माइनस के पाई हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देख लीजिए 8 2√3 माइनस पाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किया इसे, यहाँ से ऐसा ऑप्शन दे रखा हो तो ये टिक करते, अदरवाइज इसमें क्या कर लीजिए 2 एलसीएम ले लीजिए, वहां से 2√3 हो जाएगा, ये डिवाइड वाले 2 से ये 16 8 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8√2 माइनस पाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल MON के। तो इस कंडीशन में आपको जो वैल्यूज दे रखी है ट्रायंगल में किस हिसाब से, तो x + y की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिए,
हमें पता है कि जब भी दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उस कंडीशन में उसके साइड्स एंगल सब इक्वल होते हैं, ठीक है ना, दूसरे ट्रेंगल के एम और एन, यानी ये हमेशा इसी रेशियो में होंगे। जैसे आपको यदि पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट दे रखा है एम ओ एन को, तो पी एंगल एम के इक्वल होगा, क्यू एंगल ओ के इक्वल होगा और आर एंगल एन के इक्वल होगा। इस तरह से ही अपन क्या करते हैं, इसमें सेट करते हैं, ठीक है। और पी क्यू साइड एम ओ के इक्वल होगी, क्यू आर साइड ओ एन के इक्वल होगी और पी आर साइड है वो एम एन के साइड के इक्वल होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब आपको दे क्या रखा है, ध्यान से देखिए, पी क्यू आर इक्वल टू 82 दे रखा है, ये 82 डिग्री दे रखा है। पी क्यू आर पी दे रखा है आपको 47, ये 47 दे रखा है। और आर पी क्यू 51 दे रखा है, ये 51 दे रखा है, ठीक है। 7 और 2 में 10, ठीक हो गया। एम ओ एन कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5y माइनस 8 डिग्री। एक साइड आपको दे रखी है क्यू आर साइड ये कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां से ओ एन साइड कितनी दे रखी है 3x प्लस वाई दे रखी है। अब हमें पता है कि जिस फॉर्म में ये क्या किए गए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए गए हैं, उसी के रेशियो में क्या होती है, साइड्स होती है। रेशियो में नहीं होती है, सॉरी इक्वल होती है, उसी के इक्वल क्या होती है, साइड्स होती है। जैसे आपको एंगल क्यू दे रखा है, यहाँ पे ये एंगल बीच में क्यू दे रखा है, क्यू के इक्वल कौन सा एंगल होगा, ओ एंगल होगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो ओ एंगल के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ 5y माइनस 8 की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 82 दे रखी है, 82 डिग्री दे रखी है, ठीक है। यहां से 5y इजिकल टू 82 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है ना, y की वैल्यू ये आ गई। अब हमें पूछा क्या, अब देखिए ध्यान से, ये दे रखा है क्यू आर 24 सेंटीमीटर, ओन कितना दे रखा है 3x प्लस वाई। अब ये वाली साइड क्यू आर साइड देखिए, ये वाली क्यू आर साइड ओ एन के इक्वल होगी, ये क्यू आर साइड ओ एन के इक्वल होगी। तो इसका मतलब यहां से 24 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3x प्लस वाई लिख सकते हैं। y की वैल्यू यहां से पता है 18, तो ये 18 इधर आएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू 3x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये x और y की वैल्यू निकाल लिया आपने। हमें पूछा क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू, तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर निकालना आपको। प्रथम इवन नंबर्स का जो एवरेज होता है वो कितना होता है, सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 होगा, ठीक है। ये हो गया सम। यदि आपको एवरेज निकालना है इनका, एवरेज निकाल दो, n से डिवाइड कर ले, तो इसका मतलब एवरेज कितना हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। जब आपको क्या दे रखे हो, सारे के सारे नंबर इवन दे रखे हैं, इवन दे रखे हैं। यदि सारे के सारे नंबर यदि ओड दे रखे हैं, तो प्रथम n ओड नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n ओड नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सम n स्क्वायर होता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, यहां से एवरेज हो जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे तो n ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गए दोनों, यानी प्रथम n इवन नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 होता है। और प्रथम n ओड नंबर्स का सम एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n होता है, ठीक है ना। यहां से इवन नंबर आपको दे रखे, पहली 148 धनात्मक संख्याओं का औसत निकालने का तरीका का 148 संख्या है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 148 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि 129 विषम धनात्मक संख्याओं का निकालना है, तो उसका भी सम कितना हो जाएगा, 129 ही हो जाएगा, ठीक है ना। एवरेज कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। अब मैं पूछा क्या गया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, 149 माइनस 129 कितने का गैप हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वर्त की जीवाएं ए बी और सी डी को बढ़ाया जाता है, जो वर्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती है। ए डी वर्त का व्यास है और डी ए पी इक्वल टू 36 डिग्री, ए पी सी इक्वल टू 30 डिग्री, तो सी बी डी की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। ये सर्किल है, ए बी और सी डी को बढ़ाया गया, जी वहीं ए बी सी और डी। ए डी वृत्त का व्यास है, ये वाला वृत्त का व्यास है, यहां से वृत्त का व्यास है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री होगा। और ये इसको कनेक्ट करेंगे तो ये वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि सेमी सर्किल के अंदर बना ट्रायंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब हमें एंगल कौन कौन से दे रखे हैं, डी ए पी दे रखा है, डी ए पी, डी ए और पी, ये बार पी कर रहा है इंटरसेक्ट। ध्यान से देखिए, डी ए पी ये वाला कितना दे रखा है, डी ए और पी ये वाला दे रखा है आपको 36 डिग्री, डी पी ए पी सी ये वाला दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अपन क्या कर रहे हैं, इसको यहां से कनेक्ट कर लीजिए। इसको यदि यहां से कनेक्ट करेंगे
इन दोनों की वैल्यू इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों की जो वैल्यू है इन दो सॉरी इसकी इस एंगल की वैल्यू है इन दोनों के सम के इक्वल होगी, तो ये कितना हो जाएगा 66 डिग्री हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है, हमें पता है, ठीक है ना। ये 36, ये 30, तो इसके इक्वल हो जाएगी ये, ठीक है ना। ये 66 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये एडी आर्क है, वो सरकमफेरेंस पे 66 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो ये सेम आर्क यानी सेम चाप है एसी, वो सरकमफेरेंस पर कितना करेगा, ये भी 66 ही कर लेगा। ये 66, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा सी बी डी की वैल्यू, सी बी और डी इसकी वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा कितना है 90 डिग्री है, 90 में से 66 डिग्री क्या हो गया, आधा एंगल ये हो गया, तो ये पीछे कितना बचा, ये 24 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 24 प्लस 66 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब सी बी डी की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 डिग्री हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक टावर से 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति 30√3 मीटर दूरी पर है, यदि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई कितनी है वो बतानी है। ध्यान से देखिए, ये कोई पर्सन है, ये मीनार है, मीनार से ऐसे खड़ा है ये इसकी आंख है, आंख मीनार के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रही है 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। इसकी ऊंचाई कितनी है 1.8 मीटर है आदमी की ऊंचाई, और ये कितना दूरी पर खड़ा है 30√3 की दूरी पर खड़ा है, मीटर की दूरी पर खड़ा है यहां से, ठीक है ना। हमें बतानी है कि इस टावर की लेंथ कितनी होगी वो बतानी है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये बराबर होगा, तो ये कितनी हो जाएगी 1.8 मीटर ही हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ ये 30√3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये बीच में स्क्वायर बन रहा है, सॉरी आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये 30√3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 30√3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 के सामने की कितनी है 30√3 है, तो 30 के सामने की कितनी हो जाएगी, 60 के सामने की साइड कितनी होती है √3 होती है, √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 30√3 मीटर, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 मीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, 30 मीटर। हमें पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई 30 मीटर ये और 1.8 मीटर ये, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 31.8 मीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 31.8, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में 160 बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही उत्तर के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं और गलत या अनुत्तरित प्रश्न के लिए सही उत्तरों के कुल अंकों में से 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हो तो उसने कितने प्रश्नों को सही किया होगा, ठीक है ना। इसको भी अपन क्या करेंगे एलिगेशन मेथड से ही करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 160 है, ठीक है। मिलते हैं उसको तो अपन पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं और जो कट रहे हैं उसको नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। 160 क्वेश्चन है, तो मान लिया कि अपन ने 160 के 160 क्वेश्चन क्या किए अपन ने पहले सही किए हैं। यदि 160 के 60 अपन सही करेंगे तो टोटल हमें नंबर कितने मिलेंगे 160 इंटू हर एक का कितना नंबर है 4 अंक का 4 अंक का क्वेश्चन है, तो हर एक का कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो 160 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 640। पहले हमें यदि सारे के सारे क्वेश्चन सही करेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे 640, ठीक है। यदि अपन क्या करते हैं अब सारे के सारे क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो एक नंबर कटता है, इसका मतलब 160 क्वेश्चन में कितने नंबर कटेंगे 160 नंबर कट जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का एक नंबर कटता है तो 160 क्वेश्चन के कितने कट जाएंगे 160 नंबर कट जाएंगे। मिला के हमें नंबर मिल कितने रहे हैं 400 नंबर मिल रहे हैं, 400 नंबर, ठीक है। एलिगेशन लग गया आपस, यहां से इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 560 हो जाएगा, यहां से ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। हाँ 440 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 8 7 56 और 8 3 24, 7 और 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 160 दे रखी है। यहाँ से कितना गुना हो रहा है 16 गुना हो रहा है, तो 16 3 48 तो गलत क्वेश्चन है और 16 7 112 क्या हो जाएगा सही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमें पूछा गया कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो 112 क्वेश्चनों के क्या दिए उसने सही आंसर दिए हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 427 और एक्स वाई इजिकल टू 202 तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से पहले, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 427 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 202 है, 202 ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 427 प्लस 404 हो जाएगी, 404 प्लस 427 कितना हो जाएगा यहाँ से 831 हो जाएगा। ये हो जाएगी एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर।
यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 831। x प्लस वाई की वैल्यू 831 कहाँ आ रही है वो देख लीजिए, ऊपर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई यहाँ 835 आ रहा है, 830 आ रहा है, यहाँ भी 830, कौन सा ऑप्शन है एकमात्र 831, डी ऑप्शन है। ऐसे अपन x माइनस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 427 माइनस 404 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू -22, ए बी सी इक्वल टू -40, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। ठीक है, यहां से देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, -3abc 3 इंटू ए बी सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 22 हो जाएगी, इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी कितना हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक, सॉरी माइनस का 40 है यहाँ पे, ए बी सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, ये हो जाएगा 120 प्लस का इजिकल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ से 22, ये 66 प्लस 1 67 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 67 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 67, ये 120 इधर चला जाएगा, 120 इधर आ जाएगा, ये कितना बच जाएगा यहाँ से माइनस के 50 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस के 53 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बैग में 4, 5 और 8 के अनुपात में 1, 2 और 5 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य है 432 रुपए, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के, 4 अनुपात 5 अनुपात 8 के अनुपात में सिक्के। ठीक है, 1 रुपए के यदि 4 सिक्के होंगे तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4x मान लिया यहाँ से, 4x 5x और 8x सिक्के हैं। 1 रुपए के यदि 4x सिक्के होंगे तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 4x, यदि 5 रुपए के 2 रुपए के 5x सिक्के होंगे तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 10x हो जाएंगे, यदि 5 रुपए के 8x सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे 40x टोटल रुपए हो जाएंगे। ठीक है ना, और टोटल रुपए अपने को दे कितना रखा है, तीनों का मिला के तीनों का सम करेंगे तो दे कितना रखा है 432 रुपए दे रखे अपने बैग के अंदर, इतने रुपए हैं। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 50, 50 और 4 कितना हो जाएगा 54x, 54x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 432 दे रखी है। ठीक है, ये कितना हो रहा है 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 के 54, 9 से करेंगे 9 तो 36, 9 8 72, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, x की वैल्यू 8 आ गई। अब जो भी वैल्यू पूछी जाए वो निकाल लिए। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 2 रुपए के सिक्के कितने 5x सिक्के हैं, 8 की x की वैल्यू 8 है तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 40, इसका मतलब 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 40 सिक्के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 से 78 तक की पहली 78 संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से n तक की संख्याओं का, 1 से n तक की संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है ना, ये हो गया n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें पूछा गया कि 1 से 78 संख्या, तो 78 n की वैल्यू 78 है, 78 इंटू 78 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 79/2 हो जाएगा, 79 को ये कितनी बार चला जाएगा 39, इसका मतलब 39 इंटू 79, ये क्या आ गया इनका सम आ गया, यानी 1 से लेकर 78 संख्याओं का सम है वो कितना हो जाएगा 39 इंटू 79 हो जाएगा। अब ये किससे डिविजिबल है देख लीजिए, 79 से डिविजिबल है ये वाला, क्योंकि ये 79 इसके अंदर छुपा हुआ है तो 79 से डिविजिबल होगा, 61 से नहीं है, 29 से नहीं है और 30 से भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है एकमात्र ए ऑप्शन है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, और थीटा 0 to 90 के बीच में वेरी कर रहा है, इस कंडीशन में सेक थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, इसमें एक तरीका तो है कि आप इसको कोस थीटा, यानी यहाँ कोस थीटा दे रखा है तो इसको साइन थीटा को कोस थीटा में लेके आ जाइए, वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करोगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। अपन तरीका यूज कर रहे हैं इसमें वैल्यू पुटिंग। ठीक है ना, आप पहली पुट कीजिए, पहले 30 या 60 में से पुट करके देख लीजिए, उसी से कोई ना कोई सेटिस्फाई कर जाएगा। पहले 30 डिग्री यदि पुट करके देखें तो कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, कोस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 उसका होल स्क्वायर, माइनस 3 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर अगेन √3/2 और प्लस 2 हो जाएगी। देखिए यहाँ से √3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी √3 है, यहाँ √3 आ रहा है, ये कैंसिल नहीं होगा किसी से। ठीक है ना, इसका मतलब 30 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 60 रख के देख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 60 पुट करेंगे
थीटा इज इक्वल टू 60 पुट करेंगे तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और प्लस 2। ठीक है, यहां से सेटिस्फाई करवाइए। तो 1/4 हो जाएगा माइनस 3/4 माइनस 3/2 और प्लस 2 हो जाएगा। यहां से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 3/2 और प्लस 2। माइनस के 3/2 माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 2 चल ही रहा है, माइनस का 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे क्या कर रही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब अपनी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री होगी। वो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ यदि पुट करेंगे तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 और 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी भरे हुए टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और y आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक खाली होता है और टैंक को 105 घंटे में पूरी तरह से भरा जाता है। जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है, तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। देखिए पहले क्या करना है, इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है, 140 घंटे में, ये 63 आवर में। मान लिया कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 140 और 63 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 × 7 इसको लिख सकते हैं और इसको 7 × 20 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 2 14 140, यहाँ से हो जाएगा, एक तो 7 हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा और यहाँ से 9 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लेना, 140 और 63 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 7 63 2 126, 1260 लीटर आ जाएगी। 1260 लीटर टोटल टैंक की कैपेसिटी मान लिया अपन ने, ठीक है ना। 140 को डिवाइड करेंगे, ये इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 14 निम्न 126 9 हो जाएगी और 63 × 20 126, ये हो जाएगी 20। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी हो जाएगी, ये माइनस का 20 है। अब क्या बोला गया देखिए ध्यान से, 8 तो इनलेट पाइप है, 8 तो इनलेट पाइप है, हर एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 9 माइनस 20 की एफिशिएंसी के साथ आउटलेट पाइप कितने यूज किए गए हैं, y यूज किए हैं। इस तरह से टोटल टाइम कितना लगता है, 105 घंटे में पूरी खाली टैंक है वो 105 घंटे में भर जाती है, और भरने का मतलब कितना पानी हो गया उसके अंदर, 1260 लीटर पानी फिल कर दिया उसने, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा और 12 हो जाएगा 12, 8 9 72 माइनस 20y इजिकल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से 20y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब कितने आउटलेट पाइप कितने थे, 3 आउटलेट पाइप इसमें यूज करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक यदि कोई लड़का अपने घर से अपने स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाला समय क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन वो किस स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। दूसरा वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। यहां से स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 से ये 7, 8 5 40 7 5 35, 8:7 आ जाएगा। हमें पता है कि बीच घर और ऑफिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। जब भी डिस्टेंस सेम होती है, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो जैसे उसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, यहां से 7:8 हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। कितना टाइम ले रहा है वो, टाइम कितना कंज्यूम करे, यहां 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यहां 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, तो टाइम के बीच में इंटरवल कितना का हो गया, यहां 1 है, और एक्चुअल में हो कितना रहा है, 15 मिनट का हो रहा है। यानी 10 मिनट तो पहले जा रहा है यदि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है। तो इंटरवल कितना हो गया, बीच का गैप कितने का हो गया, 15 मिनट का गैप हो गया, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है। हमें पूछा है कि 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि जाता है तो उसको टाइम कितना लगता है, 35 मिनट के पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 8 यूनिट टाइम लग रहा है। तो यहां से 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 8 120 मिनट का टाइम लग जाएगा, ठीक। और 120 मिनट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो उसके स्थिर जल में 6 किलोमीटर जल में कितना टाइम लगेगा। धारा के अनुकूल जा रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, तो x - y दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी।
1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब स्पीड ही कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी यहाँ से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम निकालने के, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई हो जाएगी। ये क्या कर रहा है, 10 मिनट में, 10 मिनट में कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब 60 मिनट में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर। 60 मिनट में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर। 60 मिनट का मतलब कितना हो जाता है, 1 आवर। इसका मतलब 1 घंटे में कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर। ये स्पीड होती है, 1 घंटे में कोई गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 6 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, इसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब मैं पूछा गया स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब एक्स की वैल्यू निकाले, तो दोनों को ऐड करके माइनस कर दी, वाई की निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 6 + 2 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी इसकी डाउन स्ट्रीम की, सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है ना। अब यहां से देख एक्स की वैल्यू आ गई। हमें पूछा क्या है, स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में उसको टाइम कितना लगेगा, तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है उसके, सॉरी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग जाएगा, 3/2 घंटे लग जाएंगे। इसका मतलब 1.5 घंटा लग रहा है, और 1.5 घंटा का ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक दूध विक्रेता पानी में दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य में बेचकर 16 से 1/4% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है, ठीक है। देखिए ये मिल्क है, ये वाटर है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, जिस रेशियो में वो मिलाएगा उसी के रेशियो में क्या करेगा, वो प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट उसी के रेशियो में कमाया जाएगा जो उसमें पानी मिला रहा है, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा पैसा जो वही होगा जो पानी मिला रहा है वही होगा, ठीक है ना। अब देखिए 16 से 1/4% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 16 × 4 = 64 और एक 65/400 हो जाएगी। और 65/4 का मतलब 13/20 5 सॉरी 5 8 80, 13/80 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सीपी कितना था पहले और एसपी 80 रुपए होगा, तो 13 रुपए का प्रॉफिट कमा के और बेचेगा कितनों में, कितने रुपए में बेच देगा वो, 93 रुपए में बेच देगा, ठीक है ना। इसका मतलब 80 रुपए यदि वो 80 लीटर वो खरीद के लेके आया है दूध, उसके अंदर उसने प्रॉफिट कितना कमाया है, 13 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो वही पानी डाला है उसके अंदर, 13 लीटर ही क्या किया है उसने, पानी डाला है, तो पानी कितना हो जाएगा, 13 लीटर पानी डाला है। इसका मतलब यदि 80 लीटर का दूध का मिक्सर होगा, उसमें 13 का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितना मिलाना पड़ेगा, 13 लीटर ही पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 80:13 में क्या करेगा, उसके अंदर दूध को में पानी मिलाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। जिस रेशियो में प्रॉफिट होता है उसी रेशियो में उसके अंदर वो क्या करता है, पानी मिलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो सेकेंडरी वृत्तों के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके त्रिज्या के वर्ग के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है ना। आपको दे रखा है कि पाई एक सर्किल की मान रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इनके बीच का जो गैप है वो कितना दे रखा है, 264 दे रखा है, 264 सेमी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लेंगे, यहां से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 264, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी अपने को कि दोनों रेडियसों के बीच वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा, इक्वल टू 264 है। तो 22 से कैंसिल कर दीजिए, 22 1 22 2 44, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 12 7 84 84 हो जाएगी, ठीक है। और 84 कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ऋण को 44,100 रुपए कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो कुल कितने ब्याज का भुगतान किया गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है कि 20% रेट, सॉरी आर की वैल्यू कितनी है, 5% है, रेट कितनी है 5% है, तो 5% रेट दे रखी है आपको, क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहली इंस्टॉलमेंट यदि 20 रुपए बोलेगा, तो 1 साल के बाद कितना देगा, वो 21 रुपए देगा। दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट कितनी होती है, 20 का स्क्वायर जमा कितना करेगा, 21 का स्क्वायर। यहां से ईच इंस्टॉलमेंट आती है, ये ईच इंस्टॉलमेंट है, और ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी 21 का स्क्वायर बनाएंगे अपन, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 21 2 42 हो जाएगा, 420, यहाँ क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा। यहाँ सेम हो जाएगा 441, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बराबर कर ली अपन ने, और ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 420 और 400 820 रुपए तो उसने लिए हैं, और 141 की 2 इंस्टॉलमेंट के साथ उसने टोटल रुपए जमा कितने कर दिए, 882 रुपए उसने क्या कर दिए, जमा कर दिए। आपको पूछा गया है कि कुल ब्याज कितना देना पड़ेगा, ब्याज कितना दे रहा है, वो 420 रुपए लिए, 882 रुपए वो दे रहा है, कितने रुपए का ब्याज दिया उसने, 62 रुपए का ब्याज दिया, ठीक है। 62 रुपीज का उसने
CI पे की है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 44,100 रुपये। तो कितने गुना हो रहा है ये, 100 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये भी कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6200 रुपये। ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए हैं, 6200 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। यदि फुटबॉल, क्या दे रखा है, दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ग में खेल अकादमी द्वारा विभिन्न खेलों पर खर्च की गई धनराशि को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, इसके बाद आगे आने वाले प्रश्न का आंसर देना आपको। यदि फुटबॉल पर 42,000 रुपये धन खर्च किए गए थे, तो बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी का कुल मिलाकर खर्च की गई राशि क्रिकेट, तैराकी और हॉकी पर कुल खर्च मिलाकर खर्च की गई धन से कितने परसेंट कम या अधिक है। परसेंट दे रखा है तो इसका कोई यूज नहीं है। यदि आपको परसेंट दे रखा है, यहां से परसेंट निकालना है, परसेंट निकालना है तो आप इसका कोई यूज नहीं है, 42,000 राशि का कोई यूज नहीं है। आप यहां से भी क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से पूछा क्या गया कि बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी में कुल मिलाकर बैडमिंटन में कितने हैं, 45, टेनिस में कितने हैं, 65, और रग्बी में कितने हैं, 25। टोटल मिला के पहले कितने हो जाएंगे, 6 4 10 और 12 135 हो जाएंगे। 135 डिग्री क्या कर रहा है, वो एंगल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। तीनों मिला के 135 डिग्री खर्च कर रहे हैं, किसके अंदर, पहले वाले में, बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी में कुल मिलाकर इतना खर्च कर रहे हैं। दूसरा पूछा क्रिकेट, तैराकी और हॉकी में मिलाकर कितने कर रहे हैं। तैराकी में 60 तैराकी में कितने हैं, 60, क्रिकेट में कितने हैं, 100, और लास्ट कौन सा, हॉकी, हॉकी में कितने हैं, 30। ये इतने किस में कर रहे हैं, तीनों में मिला के इतने कर रहे हैं, 190 कर रहे हैं, ठीक है। हमें पूछा गया है कि इन तीनों में मिलाकर कुल खर्च की गई धनराशि, इन तीनों में मिलाकर कुल खर्च की गई धनराशि से कितने परसेंट कम या अधिक है, ठीक है ना। पूछा गया कि ये इससे कितना कम या अधिक है। ये वाली 135 डिग्री है, वो 190 से कितना अधिक या कम है वो पूछा गया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। कितना कम है, यहां से देख लीजिए 55 डिग्री कम है, कितने पर, 190 पर, इंटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से। अब देखिए यहां से ये कम है तो अधिक वाले ऑप्शन कट जाएंगे, अधिक वाले ऑप्शन दोनों कट गए, ठीक है ना। बचे क्या, कम वाले ऑप्शन बच जाएंगे, ठीक है ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 550/19। अब ध्यान से देखिए 19 30 57, 30 के अप्रोक्स आंसर है और कम वाला है। 30 का अप्रोक्स कौन सा आंसर है, 30 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 30 करेंगे तो 19 30 57 570 बन रहा है, और यहाँ 550 ही है, तो 30 से ज्यादा वाला ऑप्शन कट गया, बचा कौन सा, डी ऑप्शन बच जाएगा। 28.95% क्या हो जाएगा, इससे कम होगा ये, ठीक है ना। तो ये थे मैथ्स के 25 ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा। क्लास से रिलेटेड जो भी आपको रिव्यूज होते हैं वो कमेंट में मेंशन कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।